संसद के उद्घाटन कार्यक्रम बहिष्कार पर राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार। कहा, कुछ लोगों के संसद आने पर रोक लग गई, कभी वो सदन की कार्रवाई नहीं चलाने के बहाने ढूंढते थे, आज वो बहिष्कार करते हैं। कर्नाटक से सीएम सिद्धरामैया ने मंत्रियों में किया विभागों का बंटवारा। डिप्टी सीएम शिव कुमार को दिया सिंचाई और बेंगलुरु सिटी डेवलपमेंट विभाग, जबकि खुद के पास रखा वित्त मंत्रालय। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। कहा, सत्ता में आए तो आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले बीजेपी और बजरंग दल के नेताओं को भेजेंगे जेल। सीएम अरविंद केजरीवाल ने तेलंगाना के सीएम केसीआर से की मुलाकात। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मांगा समर्थन। केंद्र ने अध्यादेश के जरिए सीएम केजरीवाल से छीन लिया है अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार। भड़काऊ बयान देकर मुश्किलों में फंसे सीएम केजरीवाल और मल्लिकार्जुन खड़गे, दोनों नेताओं के खिलाफ दर्ज करे शिकायत। एसटी और आदिवासियों को भड़काने का आरोप। नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम तांगा। शुरुआत करेंगे खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की। विकसित भारत थीम पर यह बैठक दिल्ली के प्रगति मैदान में नए कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई। नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में पीएम मोदी ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिस्सा लिया। बैठक में केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, केसीआर, स्टालिन ने बैठक का बहिष्कार किया। तो 28 मई को नई संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। कांग्रेस और समान विचारधारा की पार्टियां इस समारोह का विरोध कर रही हैं। उनके विरोध पर पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया है। गुलाम नबी आजाद के मुताबिक विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन बेमतलब है, जबकि उनको तो खुश होना चाहिए कि देश को नई संसद मिल रही है। पूर्व कांग्रेस नेता ने कहा, अगर वो दिल्ली में होते तो नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में जरूर शामिल होते। विपक्ष को रिकॉर्ड समय में नई संसद बनाने के लिए सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए, जबकि वो सरकार की आलोचना कर रहे हैं। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अगर विपक्ष को राष्ट्रपति से इतना ही प्रेम था तो उसने उनके खिलाफ कैंडिडेट क्यों खड़ा किया था। स्वागत है, क्योंकि बनना तो अगर मैं दिल्ली होता तो मैं पार्लियामेंट अटेंड करता, लेकिन मैं कल मेरा फंक्शन है एक अखनूर में, तो इसलिए नहीं जा पा रहा हूं। वरना अगर मैं दिल्ली होता तो मैं अटेंड करता। बहुत अच्छी, आज से 35 साल 30 साल पहले हमने ये सपना देखा था, जब मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था। तब शिवराज पाटिल जी ने और मैंने चर्चा की थी, फिर मैंने और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने चर्चा की थी, बल्कि एक नक्शा भी बनाया था कैसा पार्लियामेंट होना चाहिए। हमसे तो तब हो नहीं पाया, लेकिन अब बना है, तो बहुत अच्छी बात है। पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है और बड़ी विशाल बिल्डिंग बनी है, तो इस विशाल बिल्डिंग में स्वागत है, क्योंकि बनना तो था ही, ये जरूरी था, क्योंकि 1926 के बाद पार्लियामेंट मेंबर्स की संख्या बहुत बढ़ गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों पर न होने से तकरार जारी है। तकरार और बहिष्कार के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी बड़ा बयान दिया है। एसपी अध्यक्ष ने नई संसद के उद्घाटन से जरूरी लोकतांत्रिक परंपराओं को बढ़ावा देने और निभाने की मांग की है। सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्ष का अपमान करने वाले, नफरत की राजनीति करने वालों और जनता से झूठ बोलने वालों के कार्यक्रमों में जाने का क्या फायदा।
हैं उनको बढ़ाया जाए, निभाया जाए। जो लोग विपक्ष का सम्मान नहीं करते और इनके तमाम वरिष्ठ नेताओं की भाषा क्या है, जो लोग नफरत से राजनीति करते हों, नफरत से देखते हो दूसरों को। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र में जो जनता से झूठ बोले और झूठ को छिपाने के लिए एक एक नया इवेंट करें, तो उनके समारोह में क्या जाना, क्या खुशी होगी जनता को? न जनता की आय बढ़ी, न किसान की दोगुनी आय हो पाई, जो नौकरी रोजगार मिलना था वो न दे पाए, महंगाई बढ़ा दी। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर विपक्ष अपने रोल में नजर आया। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार और अधिकारी मिलकर आजम खान को फंसा रहे हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने ये कहा कि जो गठबंधन है वो आगे भी जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हराने का संकल्प समाजवादी पार्टी पूरा करेगी। इसी खबर को लेकर हमारे संवाददाता धनेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए। आइए उनसे जान लेते हैं। धनेश कुमार, नगर निकाय चुनाव में सपा ने ऐसा कुछ खास नहीं करके दिखाया और अब 2024 में लोकसभा की तैयारियों को लेकर अखिलेश यादव पूरी तरह से कंफर्म कह रहे हैं कि 2024 में जीत के दिखाएगी सपा पार्टी। जी बिल्कुल, आपको बता दूं पूनम की गोरखपुर आज जो है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज दौरा था। वो पूर्वांचल के बाहुबली पंडित हरिशंकर तिवारी के जो है देहांत होने के बाद आज पहले भी आने वाले थे उनके, लेकिन उनके बड़ी ताई का जो है देहांत होने के बाद कार्यक्रम स्थगित हो गया था। लेकिन वो आज यहाँ गोरखपुर पहुंचे। सबसे पहले मालवीय नगर स्थित चौरी चौला के पूर्व विधायक शारदा देवी के पति के निधन पे वहां जाकर उनके घर पे जो है शोक संवेदना व्यक्त की। उसके बाद वो बड़हलगंज स्थित टाणा के जो है गांव में जो पहुंचे, पंडित हरिशंकर तिवारी के घर पहुंचे, वहां पे उनको श्रद्धांजलि दी, वहां पे उनको संवेदना प्रकट की अपना। और वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जो उत्तर प्रदेश की 6 वर्ष की सरकार, जो बीजेपी की 6 वर्ष की सरकार है, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि रोड जैसा आजम खान को सरकारी और जो अधिकारी हैं और सरकार दोनों फंसा रही है, मिलकर दोनों फंसा रही है। और बात कही जाओ कि 6 वर्ष पूरे हो गए लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश की सड़कें जो है वही है, सारी चीजें वही है। विकास के नाम पर केवल जो है छलावा जनता को दिया जा रहा है। सड़कों की हालत वही है, सारी स्थिति वही की जहां की तहां पड़ी हुई है। जी बिल्कुल धनेश, जिस तरह से सपा ने नगर निकाय चुनावों में जिस तरह से प्रदर्शन किया, क्या लगता है अखिलेश यादव ने इससे सबक ले लिया है 2024 के लिए? जी बिल्कुल, उन्होंने अपने जो अभी है इस नगर निकाय चुनाव को लेकर, जैसा कि काजल निषाद को यहाँ पे जब मतगणना हो रही थी नगर निकाय चुनाव में महापौर की प्रत्याशी थी समाजवादी पार्टी की काजल निषाद, मतगणना के बाद जो बातें सामने आई थी कि उन्होंने कहा था कि हमारे साथ जो धांधली किया गया है, और उन्होंने अखिलेश यादव से भी बात की थी कि यहाँ हमको जानबूझकर यहाँ के जो अधिकारी हैं मिलजुल कर हराए हैं, मैं जीती हुई कैंडिडेट थी। तो उसको लेकर उन्होंने भी उसको भी तंज किया कि केवल जनता सब सारी चीजें जान चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता जान चुकी है और अगला लोकसभा चुनाव में हम गठबंधन हमारा जारी रहेगा और 80 सीटों पे चुनाव वो हराएगी विपक्ष को। जी चलिए धनेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे के बजरंग दल और आरएसएस पर बैन लगाने के बयान पर राज्य बीजेपी अध्यक्ष नलिन कतील ने पार्टी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अगर बैन लगाने की कोशिश की तो वो जलकर राख हो जाएगी। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, हम सभी आरएसएस के स्वयंसेवक हैं। उन्होंने आगे कहा कि नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव सरकार ने आरएसएस पर बैन लगाने का प्रयास किया था लेकिन वो सफल नहीं हुए। कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार किया गया। कांग्रेस की ओर से 24 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इन विधायकों की शपथ लेने के बाद कर्नाटक सरकार की कैबिनेट में कुल मंत्रियों की संख्या 34 पर पहुंच गई है। कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि हमने क्षेत्रीय, जातीय और सामाजिक न्याय की दृष्टि से निर्णय लिया है।
हमने हाईकमान के साथ इस पर गहन चर्चा करने के बाद ही मंत्रिपरिषद तय किया है। हम अगली कैबिनेट बैठक पर अपने किए वादों पर फैसला लेंगे। अगली कैबिनेट बैठक जून में होने की संभावना है। वहीं कांग्रेस विधायक रुद्रप्पा लमानी को मंत्री पद न मिलने पर उनके समर्थकों में नाराजगी देखने को मिली। लमानी के समर्थकों ने कांग्रेस कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। लमानी के एक समर्थक ने कहा कि हमारे बंजारा समुदाय के नेता रुद्रप्पा लमानी का नाम बीती रात तक मंत्री पद की शपथ लेने वाले नेताओं में शामिल था, लेकिन आज उनका नाम लिस्ट से गायब है। अगर हमारे पास नेता को मंत्री पद नहीं मिला तो हम इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। हमने 75% वोट तो कांग्रेस को दिए, तो हमारे समुदाय से कम एक नेता को मंत्री पद मिलना चाहिए था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई। दोनों नेताओं पर आरोप है कि राजनीतिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जाति का हवाला दिया गया, जिससे समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा मिला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को निमंत्रण नहीं दिए जाने को लेकर सरकार पर हमला बोला था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार दलित और जनजातीय समुदायों से राष्ट्रपति केवल चुनावी वजहों से बनाती है। खड़गे ने कहा कि जब शिलान्यास हुआ था तब तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को निमंत्रण नहीं दिया गया था और अब उद्घाटन के कार्यक्रम में द्रौपदी मुर्मू को निमंत्रण नहीं दिया गया। तो वहीं सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि दलित समाज पूछ रहा है कि क्या उन्हें अशुभ मानते हैं, इसीलिए उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव से हैदराबाद में मुलाकात की। केजरीवाल के साथ सीएम भगवंत मान और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी भी थी। इस दौरान केजरीवाल ने केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ उनका समर्थन मांगा। इससे पहले केजरीवाल ने अध्यादेश का विरोध करते हुए इसे असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बताया था। केजरीवाल इससे पहले इस मुद्दे पर ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव से समर्थन मांग चुके हैं। तो वहीं नए संसद भवन का कल उद्घाटन होना है, जिसको लेकर राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। इस बीच अब दिल्ली पुलिस को इनपुट मिला है कि नए संसद भवन के बाहर दीवारों पर एंटी सरकार और एंटी पीएम स्लोगन लिखे जा सकते हैं। इस इनपुट के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक नए संसद भवन के आसपास दिल्ली पुलिस का स्टाफ तैनात किया गया है। करीब 70 पुलिसकर्मियों के स्टाफ को सुरक्षा में लगाया गया। साथ ही एसीपी रैंक के अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी बीच आगरा से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जहां आगरा पहुंचे नगर विकास मंत्री ए के शर्मा मेयर और पार्षद शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हुए शामिल। डीएम नवनीत चहल ने मेयर को दिलाई शपथ। नवनिर्वाचित 100 पार्षदों को मेयर ने दिलाई शपथ। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भी मौजूद रहे। सूर सदन गृह में आयोजित हुआ शपथ ग्रहण कार्यक्रम। तस्वीरें आगरा से, जहां मेयर ने शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। तो वहीं मेरठ में महापौर और पार्षदों के शपथ समारोह में वंदे मातरम न गाने का मामला अब गरमाने लगा है और अब हिंदूवादी नेता अपना विरोध जता रहे हैं। इसी बीच आज कमिश्नरी के सामने ओवैसी का पुतला फूका गया और एआईएमआईएम को पार्षदों पर कार्रवाई की मांग की। हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही का कहना है कि अगर एआईएमआईएम के पार्षदों पर कार्रवाई नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अध्यक्ष है एआईएमआईएम के ओवैसी जी, उनका पुतला फूका है और वो इसलिए फूका है कि कल यहाँ समारोह था नगर निगम का, महापौर और पार्षद जो शपथ ग्रहण समारोह था, उसके अंदर यहाँ पर थाना मेडिकल लगता है और ओवैसी जी के जो पार्षद हैं उन पार्षदों ने 5-6 पार्षद थे, उन 5-6 पार्षदों ने मतलब आप देखिए वंदे मातरम जब हमारे संविधान में है और सब लोग खड़े होकर उस गीत को गा रहे हैं, वो ना तो खड़े होकर गा रहे थे ना वो बैठ के गा रहे थे, फोन में लग रहे थे और उसके साथ एक महिला ने वहां उन्हें टोका तो उन्होंने दुर्व्यवहार किया। उसके बाद अगर जनता ने वहां किसी ने हाथापाई उनके साथ की तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस जो है एक तरफा कार्रवाई करेगी। हाथापाई दोनों तरफ से हुई है, एक तरफ से नहीं हुई है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। हिंदू संगठन का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कमिश्नरी पर ओवैसी का पुतला भी फूका गया। हिंदू संगठन का कहना है कि जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तो वंदे मातरम और राष्ट्रगान जब बोला गया तो
आधे लोग इस पर खड़े नहीं हुए। वंदे मातरम पर यहां बवाल हो गया। हिंदू संगठन का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। हिंदू संगठन ने कश्मीरी पर ओवैसी का पुतला फूका। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी मनब्बर चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनब्बर, क्या है पूरी जानकारी खबर को लेकर? देखिए, कल मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अंदर सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह के अंदर नव निर्वाचित मेयर और तमाम जो 90 वार्ड के पार्षद थे उनके शपथ ग्रहण समारोह था। इस बार इस दौरान जो वंदे मातरम गायन हुआ मंच के माध्यम से उसको गलत पढ़ दिया गया, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। दोबारा जब सांसद राजेंद्र अग्रवाल और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने वंदे मातरम का गायन किया, आरोप है इस दौरान जो AIMIM के तमाम पार्षद थे या उनके पति थे वो अपनी सीटों पर बैठे रहे। जी भाजपा के नेता कार्य मामले में मुकदमा भी कायम किया गया, जहां भारतीय जनता पार्टी के 2 पार्षद और एक नेता को कल हिरासत में लिया गया और उनको जमानत पर छोड़ा गया है। इसी चीज को लेकर अब हिंदूवादी संगठन जो है सड़कों पर उतरे हैं। कहीं ना कहीं राजनीति भी शुरू हो चुकी है। हिंदूवादी संगठन के जो नेता हैं सचिन सिरोही, उन्होंने बाकायदा AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का पुतला फूंकते हुए उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम ना पढ़ना, ना उसका एहतराम ना करना गलत है, लेकिन AIMIM के जो तमाम नेता है उनका कहना है कि उनको जबरन नहीं पढ़ाया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत नहीं देता है। जबकि राष्ट्रगीत की उन्होंने बात कही और तमाम चीजों को लेकर यहाँ देखा जाता है कि मेरठ के नगर निगम में हर बार जब नगर निगम का सदन चलता है या शपथ होती है। जी तो चलिए ठीक है मनब्बर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में किसानों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई और किसानों की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने को लेकर 15 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा गया। साथ ही अधिकारियों से समस्याओं के निस्तारण की मांग की गई। तो वहीं कानपुर के मूलगंज निवासी सैफू को रंजिश के चलते गोली मार दी गई। गोली लगने से सैफू जमीन पर गिर पड़ा। वहीं हमलावर हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। घायल को उर्सला भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही ACP स्वरूप नगर कोतवाली समेत भारी पुलिस वाले अस्पताल पहुंच गए। चश्मदीद के अनुसार सलमान काना नामक अपराधी अपने साथियों के साथ घात लगाकर हमला कर रहा था और 10 से 12 हमलावरों ने घेर कर सैफू के पेट में गोली मार दी। बता दें कि अभी हाल ही में जेल से छूटकर सलमान काना बाहर आया और उसने बड़ी घटना को अंजाम दे डाला। ये मुझे क्षेत्रीय लोगों से ये पता चला है कि मतलब कि ये अपने साथियों के साथ, अपने भाइयों के साथ गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे 8-10 लोग घात लगाए बैठे हुए थे इनके ऊपर अटैक करने के लिए, जिससे उन्होंने हवाई फायरिंग भी करी और 4-5 गोलियां भी इनके ऊपर चलाई, जिससे कि इनकी गोली पेट पे लगी है। थाना मूलगंज के अंतर्गत में एक सूचना मिली है कि एक व्यक्ति जिसका नाम सैफू उर्फ गोलू है, उसे एक व्यक्ति के द्वारा गोली मार दी गई। उक्त सूचना पर थाना मूलगंज की फोर्स तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंची। वहां पे पहुंचने के बाद में कुछ जांच पड़ताल की गई। जो जिसको गोली लगी है वो अभी हैलेट अस्पताल में यहाँ पे भर्ती हैं। यहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। मौके पे जो लोग उपस्थित हैं, जो उनके मित्र हैं जिनको गोली लगी है, उनसे जो जानकारी की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति है जिसका नाम सलमान काना है, वो अपने साथियों के साथ में इसके पास आया था और ये दोनों आपस में पूर्व से परिचित है और ये अपने घर से लगभग 9:45 से 10 के बीच में अभी रात्रि को गया था और सलमान काना ने फायरिंग करी और जिससे इसके पेट में गोली लगी है। अभी यहाँ पे इलाज चल रहा है। इनके परिजनों के द्वारा जो तहरीर दी जाएगी उस तहरीर के आधार पर सुसंगत। तो वहीं यूपी के लौनी में नगर निकाय चुनाव के दौरान 2.5 साल की बच्ची हर्षिता के घायल होने पर स्वास्थ्य विभाग ने बच्ची के स्वस्थ होने पर 20,000 रुपये FD दी है। बता दें कि बच्ची के माता पिता को लौनी तहसील बुलाकर रेड क्रॉस सोसाइटी में 20,000 रुपये की FD दी गई, जो बच्ची के 18 साल पूरे होने पर करीब 1 लाख रुपए के करीब उसको पैसे मिलेंगे। इस मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारी सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम और लौनी जिलाधिकारी सालवी अग्रवाल भी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में ग्रामीणों ने वन विभाग की जमीन पर कब्जा किया। वहीं जमीन को खाली करवाने पहुंची वन विभाग की टीम और स्थानीय बीजेपी विधायक आमने सामने आ गए। बता दें कि विधायक रोमी साहनी ने वन विभाग की टीम को जमकर लताड़ लगाई। इसके बाद वन विभाग को अपनी टीम के साथ बेरंग वापस लौटना पड़ा।
कुछ नहीं है। जंगल विभाग के लोग, वन विभाग के लोग आए दिन मेरे क्षेत्र के गरीबों को परेशान करते हैं और आए दिन ये जेसीबी और ये गाड़ियां लेकर के आ जाते हैं। और 70 साल से गरीब लोग यहाँ पे अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं, अपने घरों में रह रहे हैं, अपने छप्पर डाल के रह रहे हैं। 70 साल हो गए, आज तक इनको किसी ने टच नहीं किया। इधर से ये कुछ दिनों से ये माहौल यहाँ खराब कर रहे हैं। हमारी सरकार की बदनामी हो रही है। हमारे महाराज जी को ये एक साजिश के तहत बदनाम कर रहे हैं और यहाँ कुछ नहीं, गरीबों के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी जीते हैं और गरीब की बात करते हैं और गरीब को किसी भी कीमत पर ना उजाड़ा जाए, ये बार बार वो वहाँ से बोलते हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ के वन विभाग के लोग सुनने को तैयार नहीं है। आए दिन पूरी फोर्स सबके साथ लेकर के आकर के गांव वालों को धमकाते हैं। तो आज मुझे पता लगा ये कई जेसीबी और कई गाड़ियां लेकर के ये घोला गांव में आए हैं। मौके पर यहाँ पे गरीबों की जमीनों पर ये अपना कुछ जो भी करना चाहते हैं, तो मैं उसको रोकने के लिए आया हूँ और इनसे मैंने प्रार्थना और निवेदन। तो मैं लखीमपुर खीरी से इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। तहसील परिसर में सैकड़ों किसानों का धरना, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसान। गोवंशीय पशुओं की समस्या से निजात दिलाने की मांग की गई। धरने पर 30 मई को किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। निघासन तहसील परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं किसान। तस्वीरों में देखिए, धरने में 30 मई को किसान नेता राकेश टिकैत भी इस धरने में शामिल होंगे। तो वहीं देवरिया में डीएम ने किया स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 डॉक्टर मिले अनुपस्थित। डीएम जितेंद्र प्रताप ने दोनों पर कार्रवाई। देवरिया का मामला, जहां डीएम ने स्वास्थ्य केंद्र का परीक्षण किया। डीएम जितेंद्र प्रताप ने दोनों पर कार्रवाई करने की बात की है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भागलपुर का जो परसिया चंदौर में बना है मईल रोड पर, उसका निरीक्षण किया गया। इसमें 2 डॉक्टर हैं, मनीष सिंह और डॉक्टर अर्चना गौतम। दोनों ही अनुपस्थित हैं और बिना किसी कारण के और बिना किसी पूर्व अनुमति के अनुपस्थित हैं। ये सीएचसी जब से बना है 2009 में, उसके बाद इसमें कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं, परंतु कुछ डॉक्टर्स अपनी मर्जी से ही भागलपुर में बैठे हैं, उसके लिए जटिलताएं हैं। इसके अलावा काफ़ी सारा स्टाफ जो एब्सेंट है और चूंकि जो मेन दोनों डॉक्टर हैं, इसमें एक लेडी डॉक्टर हैं और एक पुरुष डॉक्टर, दोनों ही एब्सेंट हैं, उससे ये व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं। और जो इस क्षेत्र में देवरिया में जहाँ जो स्वास्थ्य की सेवाएं होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। इसके लिए उनका दायित्व तय करेंगे और इंश्योर करेंगे कि इस क्षेत्र के लोगों। तो वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 5 दिन के लिए हरियाणा, उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अरब सागर से नमी की वजह से उत्तर पश्चिमी भारत में आज और कल आंधी तूफान की आशंका जताई गई है। कल से इसका असर अधिकतर उत्तर प्रदेश में दिखेगा। तो वहीं दिल्ली में अगले 3 से 4 दिन आंधी तूफान की आशंका है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और झारखंड में बारिश की संभावना जताई है। इन राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। तो वहीं 3 जून तक आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल प्रतियोगिता को लेकर गोरखपुर में कई राज्यों के विश्वविद्यालयों से आए 250 से ज्यादा खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। यहां रामगढ़ ताल पर खिलाड़ियों का जमावड़ा देखा जा सकता है। नाव सवार युवा खिलाड़ी अपने चप्पों की ताल पर जल क्रीड़ा कौशल का धमाल मचाते देखे जा रहे हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की रोइंग प्रतियोगिता के रूप में गोरखपुर में पहली बार जल क्रीड़ा की राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो रही है। साथ ही ये प्रतियोगिता पूरे देश में ब्रांड यूपी को मजबूत करने के माध्यम भी बनने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। खेलो इंडिया इंटरवर्सिटी गेम्स 2022 की नौकायन प्रतियोगिता, जो कि खेलो इंडिया इंटरवर्सिटी में पहली बार शामिल हुई है, उसके आयोजन का गौरव प्राप्त हुआ है हमारे रामगढ़ ताल को, जो गोरखपुर में एक अद्वितीय वाटर स्पोर्ट्स सेंटर है। ऐसा खेल सेंटर भारत में कहीं भी आज की तारीख में उपलब्ध नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे जो खिलाड़ी पर हिंदुस्तान भर के आए हैं उनका ये मत है। दूसरी बात बता दें कि ये गेम आज सुबह से 27 मई से ही प्रारंभ हुए हैं और 31 मई तक चलेंगे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।
कहते हैं कि चीन के सामान की ना तो कोई गारंटी होती है और ना ही कोई वारंटी।